पूर्वी पोलैंड के हृदय में मिट्टी की परत के नीचे छुपे हुए वार्ता नदी बहती है। इसी स्थान पर हाल ही में एक असामान्य खोज हुई। वहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय का टैंक पाया गया, जो 20वीं सदी का एक दुर्लभ नमूना है, जिसके बारे में पहले केवल कल्पना ही की जा सकती थी। यह बख्तरबंद वाहन ब्रिटिश वैलेंटाइन था, जो दशकों तक पानी के नीचे रहा, चुप्पी और रहस्य को संजोते हुए। लेकिन असली आश्चर्य तो और भी गहरे स्थान पर शुरू हुआ। बरेनसेव सागर की बर्फीली परत के नीचे, जहां सदा अंधेरा और ठंडक का राज है, वहां रूसी जलयानों ने एक खोज की जिसने पूरी बचाव टीम को हिलाकर रख दिया। जो शुरुआत में सामान्य नौसेना अभियान प्रतीत हो रहा था, वह अचानक रहस्यों और अनिश्चितताओं के जाल में फंस गया, जिन्हें सुलझाना बेहद कठिन था। जब हाइड्रोलोकैटर ने समुद्र की तलहटी पर अजीब आकृतियों को दर्ज किया, तो सभी अभियान के सदस्यों ने महसूस किया कि उनके सामने कुछ असामान्य है। कहानी शुरू करने से पहले यह उल्लेख करना जरूरी है कि हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो इस खोज का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खोजों में प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता होती है। जलयानी बर्फीली गहराइयों में उतर गए और जो उन्होंने देखा उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। समुद्र की तलहटी पर मिट्टी और बर्फ की परत से ढके उन्होंने आकृतियों को देखा, जंग लगे लेकिन पहचानने योग्य अमेरिकी शर्मन टैंकों के रूप में, जो युद्ध के दौरान जैसे ही रुक गए हों, मानो किसी असफल मिशन के दौरान स्थिर हो गए हों। ये टैंक बिल्कुल ऐसे ही रखे गए थे जैसे समय में जमे हुए हों, और उनका समुद्र की तलहटी पर होना किसी को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहा। जब सैनिकों ने पहली बार इन मलबों को देखा, तो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि उनके सामने सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक गुप्त सैन्य आपूर्ति का हिस्सा है। यह आपूर्ति 70 साल से अधिक पुरानी थी, और अब इतने वर्षों के बाद जलयानों ने पहली बख्तरबंद गाड़ी को उठाया। जंग और जंगलीपन अपनी शक्ति में चौंकाने वाली, मानो भुलाए गए अतीत के रहस्यों को खोल रहे हों। सतह पर फीके पड़े पहचान चिन्ह उभर कर आए। वे प्रतीक जो पहले पहचान के लिए इस्तेमाल होते थे, धीरे धीरे धुंधले हो गए, समय और समुद्री नमक की परत के नीचे गायब हो गए। और इस तरह एक के बाद एक उठाते हुए शोधकर्ताओं ने समझा, पानी के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो सिर्फ जहाज के डूबने से कहीं अधिक है। यह महज एक आकस्मिक डूबना नहीं था, बल्कि एक पूरी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो शीत युद्ध से जुड़ी थी, जिसने सदियों तक अपने रहस्यों को छुपाए रखा। गहरे जितना कोई सोच सकता था, उससे भी अधिक एक रहस्य था जो पानी, नमक और समय की परत के नीचे बंद था। उन्होंने क्या पाया, क्यों और किस समय, ये सभी उत्तर बहुत गहरे छुपे हुए थे, जितना पहली नजर में दिखाई देता है। बरेनसेव सागर एक रहस्यमय और उदासीन जहाज दुर्घटनाओं और शीत युद्ध के रहस्यों का गढ़ है। यह अपने रहस्यों को आसानी से खोलना पसंद नहीं करता और लंबे समय तक चुप रहा। लेकिन अगस्त 2021 में सब कुछ बदल गया। तब हाइड्रोलोकैटर ने एक संकेत दर्ज किया, जिसने दशकों की चुप्पी तोड़ी और भुलाए गए इतिहास के पन्नों को फिर से जागरूक किया। यह संकेत पानी के नीचे से आया था, कोल्स्की प्रायद्वीप के पास, एक क्षेत्र जहां रूसी उत्तर बेड़ा अपने सामान्य आर्कटिक अभियान चला रहा था। उनका उद्देश्य उपकरणों का नियमित कैलिब्रेशन करना था, और तभी बर्फीली गहराइयों के बीच एक खोज की गई जो अपनी महत्ता और रहस्यमयता के कारण पूरी तरह असामान्य थी। समुद्र की गहराइयों से क्या निकाला गया था? कुछ सामान्य नहीं, बल्कि एक असली खोज जिसने उपस्थित सभी को हिलाकर रख दिया। जहाज के बोर्ड पर स्क्रीन अचानक चमक उठी, जिसमें सममित आकारों का जाल दिख रहा था। ये आकार लंबे, आयताकार थे, और आश्चर्य की बात यह थी कि वे बहुत समान दिख रहे थे। शुरुआत में अधिकारियों ने सोचा कि ये सामान के अवशेष हैं, शायद जंग लगे डिब्बे या टूटी हुई जहाज के ढांचे के हिस्से। लेकिन जब गोताखोर बर्फीली पानी में लगभग 30 एकड़ या लगभग 95 मीटर नीचे समुद्र के स्तर से डूबे हुए जहाज में प्रवेश किए, तो उनकी नजरें बिल्कुल अलग दृश्य पर टिक गईं। उनके सामने कुछ पड़ा था। हाल ही में महासागर की गहराइयों में एक रहस्यमय काफिले का पता चला था, जिनके बारे में धरती पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने सुना तक नहीं था। उनमें टैंक और युद्ध मशीनें भी थीं, जिनके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी थी, और जिनके अस्तित्व को बहुत से अनुभवी इतिहासकार भी भूल गए थे। ये जहाज मानो कहीं खो गए हों, सबसे अप्रत्याशित स्थान पर पाए गए, और उनका पता लगना पूरे सैन्य और समुद्री खुफिया एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। एक दिन जब गोताखोर गहराइयों में डूब रहे थे,
उनमें से एक ने एक डूबे हुए टैंक के अंदर प्रवेश किया और यह खोज पूरी तरह से बदल गई कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समुद्री क्षेत्र में क्या हो रहा था। अंदर मोमबत्ती से सील किए गए डिब्बों में बिल्कुल नए गोला बारूद रखे थे, जिन्हें मार्च 1945 का मार्क किया गया था। ये गोला बारूद ताजा दिख रहे थे, मानो अभी ही बनाए गए हों, जबकि उस समय से अधिक 70 साल बीत चुके थे। एक डिब्बे के अंदर एक छोटा सा लिफाफा था। वह फीका पड़ा था, लेकिन समय से बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। उस पर बस लिखा था, फेज थर्ड, ऑपरेशन फ्रीडम, ऑपरेशन डेल्फ्रेंस। ये शब्द तुरंत ही ध्यान आकर्षित कर गए, क्योंकि ऑपरेशन का नाम और वाक्यांश असामान्य लग रहा था, मानो किसी दूसरे समय या दुनिया से आया हो। लेकिन मुख्य रहस्य यह था कि लिफाफे में उल्लिखित फ्रीडम ऑपरेशन किसी भी झांत दस्तावेज में नहीं था जो युद्ध के बाद सार्वजनिक किए गए हों। न ही अमेरिकी खुफिया अभिलेखों में, न ही सोवियत दस्तावेजों में, न ही संस्मरणों में, न ही रिकॉर्डों में, और न ही हाल ही में खोले गए रूसी अभिलेखागार की अत्यंत गोपनीय फाइलों में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं थी। ये खोज को विशेष रूप से रहस्यमय और जटिल बना रही थी। रूसी गोताखोर जो सतह पर आए, अपने आश्चर्य को छुपा नहीं सके, और यहां तक कि उनकी रंगत भी उड़ गई जब उन्होंने डिब्बे का सामान देखा। उन्हें विस्फोट या खतरे का डर नहीं था, बल्कि उस रहस्य का बोझ महसूस हो रहा था जो उनके कंधों पर आ पड़ा था। भाग 3 का 12 में से। समुद्र तट पर लौटकर उसने खोज की सूचना दी और तुरंत ही रूसी नौसेना खुफिया ने तय किया कि खोजे गए सभी तथ्यों को गुप्त रखा जाएगा। इस कदम ने जानकारी का प्रकाशन रोक दिया। खोज के बारे में सभी जानकारी गोपनीयता के तहत आ गई और कोई भी आधिकारिक जानकारी प्रकाशित नहीं की गई। इसके बावजूद फुसफुसाहट और अफवाहें फैलती रहीं। कोई कह रहा था कि स्थान पर सैन्य इतिहासकारों और विशेषज्ञों को लाया गया, जो समुद्र विज्ञानी या शोधकर्ता का मुखौटा लगाए हुए थे। ऐसी धारणा थी कि यह हथियारों का छोड़ा हुआ जखीरा हो सकता है, जो युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत सहयोगियों के लिए था, या कोई गुप्त सौदा था जो अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना था कि यह कोई अत्यंत गोपनीय अनुबंध था जो हथियारों की आपूर्ति से जुड़ा था, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है। खोज की परिस्थितियां खुद भी रहस्य बढ़ा रही थीं। अधिकांश मलबे से अलग जो उसी क्षेत्र में पाया गया था, ये टैंक बहुत अच्छी स्थिति में थे, लगभग जंग से मुक्त, और रंग के छींटे भी दिखाई दे रहे थे। विश्लेषण के लिए आमंत्रित समुद्री जीव विज्ञानों ने कहा कि आसपास का समुद्री तल स्वच्छ था, न तो शंख, न ही समुद्री शैवाल, न ही कोई समुद्री जीवन। ऐसा प्रतीत होता था कि इस काफिले ने अपना खुद का अंडर वाटर क्वारंटीन बना लिया था और बाकी दुनिया से अलग थलग था। आगे की डुबकी में नई अनोखी बातें सामने आईं। उदाहरण के लिए, एक सीलबंद स्टील का डिब्बा जो इंजन कंपार्टमेंट से बोल्टों से जुड़ा था, उसकी सतह पर एक उभरा हुआ प्रतीक था, एक गंजा चील का चित्र जो लॉरेल का मुकुट पकड़ रहा था। इस डिब्बे के अंदर हस्तलिखित दस्तावेज थे जो न तो सील किए गए थे और न ही मुद्रित। उनमें न तो तारीख थी, न ही हस्ताक्षर, केवल एक कोडित वाक्य था, डायरेक्टिव MUN, केवल देखने के लिए। अभियान में शामिल कोई भी, न तो गोताखोर, न इंजीनियर, न अधिकारी, ये ठीक से नहीं बता सके कि यह संक्षिप्ताक्षर किस विभाग से संबंधित है। आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है। यूरोप में खून खराबे की भयंकर लड़ाइयों के अंतिम सप्ताहों से कुछ हफ्ते पहले, और उन अंतिम बड़े अभियानों से पहले जो महाद्वीप का भाग्य तय करने वाले थे, एक सवाल उठा। आखिर क्यों पूरे टैंक काफिले को बिना उचित निगरानी और पूर्ण रिकॉर्ड के खतरनाक समुद्री झलड़मरू मध्य से गुजरने में जल्दी थी? इस रहस्यमय निर्णय का जवाब सिर्फ यह नहीं हो सकता कि खोजे गए और दर्ज किए गए तथ्यों में ही छुपा है, बल्कि यह भी कि लंबे समय से जो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका या कैद नहीं किया जा सका, उसमें भी कुछ रहस्य छुपा है। इस रहस्य का मुख्य तत्व था एक कमांड ऑर्डर, जिसे एक जलरोधी अलमारी से निकाला गया था, जो कमांड ब्रिज के पास स्थित थी। उसकी कवर पर केवल एक शब्द था, रोकथाम। यह छोटा लेकिन बहुत ही रहस्यमय शब्द अंतिम आदेश बन गया, जिसमें ऐसा लगता है कि उससे अधिक कुछ था, सिर्फ एक निर्देश से भी कहीं अधिक। यह चुपचाप कहा गया, लेकिन इसके शब्दों में कुछ भयावह था, मानो अतीत से एक संदेश जो ठंडा पुकार बनकर रह गया और जिसे सुनकर कंपकंपी होने लगी। जब काफिला मानो भूत की तरह धीरे धीरे अपनी कब्र से उठने लगा,
उन भूले हुए समुद्री क्षेत्रों की गहराइयों से उसी समय सवाल भी उठने लगे। आखिर इस समय ही क्यों, और क्यों इसी तरह? जंग लगे ट्रैक जो तलछट की परत से ढके हुए थे, एक के बाद एक मानो मृतकों का जीवन वापस आ गया हो, फिर से दिखाई देने लगे। तकनीक को पानी से बाहर निकाला जा रहा था और हर बार पानी में डूबा हुआ स्लिप ऐसा लग रहा था कि वह किसी पुराने भुलाए गए घटनाक्रम का हिस्सा हो। जब दूसरी बार डूबने का कार्य समाप्त हुआ और एक और जंग लगे और जली हुई शिरमान की पंक्ति को ऊपर उठाया गया, तो सैटर्न ऑफर की नौसेना बेस पर उत्साह और चिंता का माहौल छा गया। यहां कमांडरों और विशेषज्ञों के बीच निरंतर काम चल रहा था। फाइलें इतनी तेजी से संपादित की जा रही थीं कि उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा था, और कोड नाम विभागों के बीच इस तरह घूम रहे थे जैसे कि चिंगारियां हवा में उड़ रही हों। तेज, अव्यवस्थित, लेकिन बहुत सटीक। हवा में एक ही अस्पष्ट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विचार मंडरा रहा था। ऑपरेशन मुक्ति क्या है? यह शब्द, जिसे पहली बार रूसी सैन्य गलियारों में सुना गया था, पहले उनके शब्दकोश में नहीं था। यह विदेशी था, पराया, क्योंकि यह रूसी स्रोतों से नहीं आया था। इस शब्द का अर्थ समझने में मदद मिली उन दस्तावेजों से जो खोजे गए और माल के डिब्बों के चारों ओर लपेटे गए थे। ये टैग 2 बार मुद्रित और आंतरिक पैकेजिंग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी छुपाए हुए थे। इनमें लिखा था कि ऑपरेशन मुक्ति सहयोगियों के समझौते के तहत स्वीकृत है, जिससे तुरंत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के रिकॉर्ड में ऐसी किसी भी समझौते का उल्लेख नहीं था। यह शब्द कम से कम 2 अतिरिक्त चरणों को दर्शाता था, जिनका आधिकारिक दस्तावेजों में कोई उल्लेख नहीं था। और यहां सवाल उठा, क्या नए खिलाड़ी मंच पर आ रहे हैं? न कि अमेरिकी इतिहासकार और महासागर विज्ञानी जो संयुक्त ध्रुवीय अनुसंधान में शामिल हुए थे, बल्कि वे ही इस संदर्भ में दिखाई देने लगे थे। लेकिन ये सामान्य वैज्ञानिक नहीं थे। वे साफ सुथरे सुरक्षात्मक सूट पहने हुए थे, मानो खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार हो, और उनके पास प्रेस से कोई संपर्क नहीं था। केवल एक ही, जिसने कभी रूसी प्रेस के सामने बात की थी, एक संक्षिप्त बातचीत के बाद जल्दी से कमरे छोड़ गया। उसकी कई बातों ने आधिकारिक व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से पीला कर दिया। जब टैंकों पर लेबलिंग के बारे में सवाल किए गए, तो अनुवादक ने बाद में उस वाक्य की पुष्टि की, जिसने एक अधिकारी का चेहरा और भी अधिक पीला कर दिया। क्या ये टैंक सोवियत सेना तक पहुंचाने के लिए थे? कुछ निकाले गए डिब्बों में असामान्य दस्तावेज पाए गए। उनमें अंग्रेजी और रूसी दोनों भाषाओं में रिकॉर्ड थे, साथ ही पूरी तरह से एनक्रिप्टेड संदेश भी, जो क्रिप्टोग्राफिक स्टेनोग्राफी में लिखे गए थे। उनमें से एक पर तो केवल देखने वालों के लिए ही लिखा था, M.O. वॉलिस। हालांकि वॉलिस का नाम तुरंत चिंता नहीं जगाता, लेकिन 1944 के अमेरिकी गुप्त झापन में वास्तव में मैक्सवेल उल्लीस नामक लॉजिस्टिक अधिकारी का उल्लेख था। खबरों के अनुसार उसने संगठन में भाग लिया था। महासागर की गहराई से निकाले गए मलबे एक आश्चर्यजनक और रहस्यमय वस्तु थे, जिनमें आधुनिक प्रणालियों के आंतरिक यांत्रिकी या घटकों के कोई संकेत नहीं थे। उसका इंजन पूरी तरह से बदल दिया गया था। उसकी जगह एक सीलित धातु का केंद्र था, जिसके चारों ओर चुंबकीय शील्ड का परत थी, जो इसे विशेष उपकरणों के बिना विश्लेषण के लिए लगभग असंभव बनाती थी। इस अजीब संरचना की सतह पर हथियार या हथियार प्रणालियों के कोई निशान नहीं मिले, जिससे यह और भी रहस्यमय लगने लगी। एकमात्र ध्यान आकर्षित करने वाला तत्व था एक भयानक खुरदरा शरीर, जिसमें बीच में एक धातु का बेलन था, जिसे इंसुलेट सामग्री और काली टेप से लपेटा गया था, जैसे कि इसे बाहरी नजरों से छुपाने या बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए। इस बेलन पर एक फीकी धुंधली लिखावट दिखाई दी, अजनबी नमूना, सावधानी से संभालें। इस लिखावट ने तुरंत सभी डुबकी कार्यों को रोक दिया, क्योंकि इसकी उपस्थिति संकेत देती थी कि खोज कुछ असामान्य और संभावित रूप से खतरनाक है। वर्तमान में नमूना एक गुप्त स्थान पर हिरासत में है, और इसकी मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों के बीच तीव्र रुचि का विषय बन गई है। इस खोज के दुनिया में आने के तुरंत बाद इसके उत्पत्ति को लेकर विभिन्न धारणाएं सामने आने लगीं। सैन्य सिद्धांतकारों का मानना था कि यह संभवतः शीत युद्ध के युग में विकसित परमाणु निरोध तकनीक हो सकती है। ऐसी प्रणालियां जो संघर्ष को रोकने या संभावित विरोधियों को दबाने के लिए बनाई गई थीं। कुछ अधिक पैरानॉर्मल सिद्धांतों की ओर झुकते हुए यह भी मानते थे
कि यह गुप्त प्रयोगों से जुड़ा हो सकता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय किए गए थे। इन संस्करणों के अनुसार यह किसी हथियार या ऊर्जा स्रोत बनाने का प्रयास हो सकता है जिसमें अज्ञात सामग्री का उपयोग किया गया हो, जिन्हें उनके अनुसार ज्ञात तकनीकों से परे रहस्यमय स्रोतों से निकाला गया था। बेशक ये सब केवल अटकलें थीं, विशेषज्ञों और जिज्ञासु पर्यवेक्षकों के बीच फुसफुसाहट। जब यह जानकारी व्यापक रूप से फैलने लगी तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ पूर्व खुफिया अधिकारियों तक पहुंच गई। उनमें से एक, जो नाम न छापने का इच्छुक था, ने पुष्टि की कि उसने इस वस्तु से संबंधित दस्तावेज देखे हैं और यहां तक कि उसने 1957 का एक मैनिफेस्ट भी संदर्भित किया। उनके अनुसार इस मैनिफेस्ट में ऐसे प्रयोगात्मक आपूर्ति की सूची थी जिन्हें कभी भी दूसरे हाथों में नहीं जाना चाहिए था या जनता के बीच झात नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जोर दिया कि यह केवल सैन्य उपकरणों की बात नहीं थी, जैसे टैंक, बल्कि मोबाइल परीक्षण प्रणालियों की बात थी जो गुप्त अनुसंधान के लिए बनाई गई थी। यदि ऐसी प्रणालियां मार्गभ्रष्ट हो जाती तो प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सबूत नष्ट कर दिए जाने चाहिए थे, जिसमें उनका समुद्र में फेंकना भी शामिल था। प्रश्न यह है कि क्या यह जानबूझकर जहाज को डुबाने का प्रयास था? यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि उस समय किए गए उपग्रहों के थर्मल चित्रों में मलबे के क्षेत्र में असामान्य स्थानीय तापमान परिवर्तन दर्ज किए गए थे, जिन्हें सामान्य समुद्री धाराओं से समझाना संभव नहीं है। ये असामान्यताएं संकेत कर रही थीं कि पानी के नीचे कुछ असामान्य हो रहा था और अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आने वाले हफ्तों में बरेंस सागर में रूसी नौसेना की खुफिया गतिविधि काफी बढ़ गई। क्षेत्र में खुफिया ड्रोन तैनात किए गए थे और आर्कटिक में गश्त पर निकले जहाजों को नए मार्गों पर भेजा गया ताकि संभावित गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस रहस्यमय वस्तु के अंतिम विश्राम स्थल तक पहुंचने के हर झात मार्ग को सख्ती से ज्योन क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया था और अमेरिकी सैन्य बलों को चुपचाप स्थानांतरित कर दिया गया, बिना किसी आधिकारिक रिपोर्ट या प्रचार के। आज के दिन तक क्रेमल ने खोजे गए अवशेष को किसी भी सैन्य महत्व का नहीं माना है। इसे बस एक ऐतिहासिक असामान्यता कहा जाता है, जिसका आधुनिक सैन्य तकनीकों से कोई संबंध नहीं है। वहीं पेंटागन के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है और सभी सवालों को खामोशी से छोड़ दिया है। हालांकि प्रारंभिक अवगाहनों और अनुसंधानों में भाग लेने वाले लोग अपने अनुभवों को फुसफुसाते रहते हैं। एक अधिकारी, जिसने अपना नाम नहीं बताना चाहा, ने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि इस रहस्यमय स्थान के अंदर बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकने वाला मोटा तलछट का परत मौजूद है, जो लगभग पूरे क्षेत्र को ढक रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे अंदरूनी भाग को तुरंत समय में जमींदोज कर दिया गया हो। यह परत इतनी घनी और संपूर्ण थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हमेशा के लिए जम गया हो, मानो किसी क्षण में रुक गया हो। जब चालक दल को स्थिति का अधिक स्पष्ट अंदाजा हुआ तो उनकी हैरानी और भय और भी बढ़ गए। देखा गया दृश्य उनकी सभी उम्मीदों और अनुमान से परे था। सबसे पहले उन्होंने हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया। 3 M1 राइफलें जो अंदर के हथियार रैक पर सुरक्षित रूप से लगी हुई थीं। ये हथियार प्रणालियां क्षतिग्रस्त प्रतीत हो रही थीं, पानी से फूली हुई, विचित्र और अप्रत्याशित दिशाओं में विकृत, मानो उन पर भारी यांत्रिक प्रभाव पड़ा हो या पानी का प्रभाव उन्हें बदल गया हो। लेकिन अधिक ध्यान से देखने पर स्पष्ट हुआ कि उनके टूटने में असामान्य संकेत मौजूद थे। हथियारों के लकड़ी के भाग लगभग बिना नुकसान के थे। वे अपनी प्रारंभिक स्थिति में सुरक्षित थे, जबकि धातु के भाग, विशेष रूप से बारेल, ऐसा लग रहा था जैसे पिघल गए हों या बहुत तेज गर्मी के प्रभाव में आए हों। बारेल आंशिक रूप से पिघले हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो उन्हें जला दिया गया हो, लेकिन संरचना अभी भी पहचानी जा सकती थी, जिससे इस पूरे दृश्य में रहस्य और बढ़ गया। इसके बाद चालक दल ने एक सील किए गए सेक्शन का पता लगाया जो कमांडर के स्थान के पास स्थित था। इस शाखा के अंदर 6 कार्ड रखे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक को साफ सुथरे और जलरोधक प्लास्टिक सामग्री में अच्छी तरह से लपेटा गया था। इन कार्डों में से अधिकांश फीके पड़ चुके थे, मानो लंबे समय से सूरज की किरणों या समय के प्रभाव में रखे गए हों। फिर भी उनकी लिखावट स्पष्ट थी। इन कार्डों पर बाल्टिक क्षेत्र में सेना की गतिविधियों का उल्लेख था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय के परिवहन साधनों के लिए पूरी तरह से अपेक्षित था, क्योंकि उन वर्षों में ऐसे मार्ग व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे।
लेकिन एक कार्ड बाकी कार्डों से अलग था। इसमें कोई स्थलाकृतिक विशेषताएं नहीं थीं, केवल लाल स्याही से लिखे गए निर्देशांक थे। ये निर्देशांक एक त्रिकोण का आकार बनाते थे, जो 1945 के युद्ध क्षेत्र की परिचालन क्षेत्रों से बहुत दूर था। जो इसे विशेष रूप से चिंताजनक बनाता था, वह यह था कि इन निर्देशांक बिंदुओं में से कोई भी उस समय की झात, सैन्य तैनाती या मार्गों से मेल नहीं खाता था। उनका अर्थ स्पष्ट रूप से रहस्यमय था। और भी अधिक चिंता का विषय यह था कि इस त्रिकोण के एक कोने का स्थान जहाज दुर्घटना स्थल के साथ बिल्कुल मेल खाता था, जबकि दूसरा कोना ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित एक अनाम समुद्र क्षेत्र की ओर संकेत करता था। वह स्थान जहां आधिकारिक तौर पर कोई सैन्य अभियान नहीं चल रहा था। तीसरा कोना, हालांकि, पूरी तरह से अज्ञात था और मानचित्र पर मौजूद नहीं था। यह एक रहस्य था जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। सबसे आश्चर्यजनक और रहस्यमय वस्तु जो निशानेबाज की सीट के नीचे मिली, वह एक सीलबंद धातु का डिब्बा था, जिसका आकार एक पोर्टफोलियो जैसा था। उस पर रूसी में लिखा था और इसका अनुवाद था ऑब्जेक्ट 6307। इस डिब्बे के अंदर एकमात्र हस्तलिखित नोटबुक थी, बिना हस्ताक्षर के, बिना किसी निशान या अन्य पहचान के। इसकी सामग्री वास्तव में एक पहेली बन गई। नोटबुक में संभवतः टैंकों की उठान मिशनों का रजिस्टर लिखा गया था। ये रिकॉर्ड उस समय से पहले के वर्षों के थे जब यह टैंक शेयरमैन आधिकारिक तौर पर खोया माना जा सकता था। और जो खास बात थी वह यह कि सभी रिकॉर्ड एक ही शब्द पर समाप्त होते थे, अयोग्य। इस सामग्री का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे थे, क्या यह रजिस्टर गलती से सोवियत निर्मित प्रशिक्षण टैंक के प्रशिक्षण मॉडल के साथ संलग्न कर दिया गया था, या यह एक नकली था। हालांकि सीरियल नंबर, बॉडी और बख्तरबंद प्लेटों पर मार्किंग पूरी तरह से 1940 के दशक की अमेरिकी सैन्य तकनीक से मेल खाती थी। यहां तक कि उपकरणों के संकेत भी बताते थे कि यह अमेरिकी युद्धकालीन सैन्य तकनीक का एक नमूना था। फिर भी अंदर कुछ खोजें भारी संरचनाओं जैसी दिखती थीं, जो मोटे बर्फ की परत से ढकी थीं और उनका आकार गुंबद जैसा था। इन संरचनाओं का वास्तुशिल्प या निर्माण में कोई झात समान नहीं था। अंतिम 3 संरचनाएं पूरी तरह से काली रंग की थीं, फिर भी वे इंफ्रारेड प्रकाश में चमकती थीं और सतह पर जटिल ज्यामितीय डिजाइनों का निर्माण करती थीं। ये डिजाइनों को केवल विशेष तकनीकों जैसे कि इंफ्रारेड लाइटिंग का उपयोग करके ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, जिससे वे और भी रहस्यमय लगने लगे। जब सैन्य अभिलेखागार के कर्मचारियों ने इन वस्तुओं से संबंधित तस्वीरों और फाइलों को व्यवस्थित करने और श्रेणीबद्ध करने का प्रयास किया, तो उन्हें एक असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ा। सारी जानकारी तुरंत ही कोडित कर दी गई और छुपा दी गई। इसके अलावा पास में मौजूद टैंक की तस्वीर को विशेष रूप से संरक्षित किनेराडी शहर के एक हैंगर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन खोजों की अंतिम रिपोर्ट में एक सरल लेकिन बहुत रहस्यमय बयान था। टैंक का सामग्री निकाला गया है, चालक दल अज्ञात है, उत्पत्ति असामान्य है, आगे की जांच स्थगित कर दी गई है, सार्वजनिक पहुंच के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं है। सामान्य लोगों के लिए यह केवल एक पुराने युग का धातु का टुकड़ा प्रतीत होता था, जिसका कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोग इससे कहीं अधिक समझते थे। सैन्य अधिकारियों ने महासागर में ऐसे कई टैंक पाए थे, और जब उन्होंने यह समझा कि यह केवल एक धातु का वस्तु नहीं है, तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये एक संदेश था और संभवतः एक चेतावनी भी। जब रूस की बचाव सेवाओं ने सखालिन द्वीप के पास महासागर की तलहटी से आधा दफन शेयरमैन नामक टैंक निकाला, तो सभी की नजरें एक ही सवाल पर टिक गईं। इस प्रसिद्ध अमेरिकी टैंक का द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इन जल स्रोतों में कैसे आ गया? स्पष्ट रूप से इस सवाल का एक और तार्किक उत्तर था। यह युद्ध सामग्री यहां कैसे पहुंची और इसे किसने यहां लाया? हाइड्रोलोकेशन इमेजिंग और मेटल डिटेक्टरों का उपयोग करते हुए गोताखोरों ने समुद्र की तलहटी का निरीक्षण शुरू किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने उस स्थान से लगभग 120 मीटर पूर्व में स्थित एक टूटा फूटा ट्रांसपोर्ट शिप का टुकड़ा पाया, जहां टैंक मिला था। जहाज का ढांचा मुख्य रूप से कंकाल जैसा था। यह रेत में दफन था और कोरल से ढका हुआ था। हालांकि इसके धातु के कवर के अलग अलग टुकड़े, मजबूत बीम और जंग लगी बॉयलर प्लेट ने विशेषज्ञों को जहाज की सटीक उत्पत्ति का निर्धारण करने में मदद की। पहचान के अनुसार इस जहाज का नाम यूएससी थॉमस डोनाल्डसन था, और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है।
दरअसल ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इस जहाज को आधिकारिक तौर पर 1942 के मार्च में मुरमानस्क के तट पर डूबा घोषित किया गया था। इसे जर्मन पनडुब्बी ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम काफिले में से एक के दौरान टॉर्पीडो मारा था। दस्तावेजों से पता चलता है कि थॉमस डोनाल्डसन ने सोवियत संघ को सैन्य सामान ले जाया था। लैंड लीज कानून के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौता था जो अमेरिका को अपने सहयोगियों को तकनीक, हथियार और संसाधन प्रदान कर समर्थन करने की अनुमति देता था। उन वर्षों में लैंड लीज के तहत माल ढुलाई करने वाले काफिले वास्तविकता थे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार यह जहाज भी वास्तव में मौजूद था। हालांकि सखालिन द्वीप के पास पाए गए मलबे गंभीर संदेह पैदा करते हैं क्योंकि प्रारंभिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इसके अवशेष लगभग 100 मील उत्तर उत्तर पश्चिम में हैं, जो इस स्थान से बहुत दूर हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि या तो सखालिन द्वीप के पास मिले मलबे बिल्कुल भी टॉमस डोनाल्डसन के नहीं हैं, या फिर कोई और जहाज है जिसका आधिकारिक स्रोतों में उल्लेख नहीं है, जो सोवियत जल क्षेत्र में भेजा गया था और इतिहासकारों की नजर से ओझल रह गया। पाए गए मलबे का संरचनात्मक विश्लेषण पुष्टि करता है कि वे लिबर्टी प्रकार के जहाज की संरचना से अत्यधिक मिलते जुलते हैं। ऐसा जहाज जो 44 के दशक में तेजी से तैनाती के लिए बड़े पैमाने पर बनाया गया था। सामान्य विशेषताएं हैं डेक का स्थान, पतवार का विन्यास, इंजन की विशेषताएं। ये सभी डोनाल्डसन वर्ग से पूरी तरह मेल खाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने कुछ विचलन भी खोजे हैं। समुद्र की सतह के नीचे जहाज के नाक के भाग में एक विशेष जलरोधक कक्ष था जिसे सावधानीपूर्वक सील किया गया था और सुरक्षित रूप से स्थिर किया गया था। इस कक्ष में वे दस्तावेज थे जिन्हें नौसेना द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिनमें विभिन्न कृषि और ऑटोमोबाइल उपकरणों का विवरण था। हालांकि इन आधिकारिक रिकॉर्डों के नीचे जो लाल मोहर के पीछे फीके पड़े हुए थे, अधिक रहस्यमय और गूढ़ संदर्भ छिपे हुए थे। उनमें से एक था नंबर 17 के सामान का उल्लेख, जिसका व्लादिवोस्तोक में सीमित वितरण था। वहीं दूसरी प्रविष्टि भी दर्ज थी जो और भी अधिक सवाल खड़े करती थी। यह एक शर्मन टैंक ट्रांसपोर्टर का उल्लेख था जिसका कोड नाम PRFH URN 12 था। इस नाम का अनुवाद दर्शाता है कि यह जहाज संशोधित शर्मन टैंक ले जा रहा था जो संभवतः आर्कटिक या रासायनिक प्रदूषण की स्थितियों में युद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए थे। ये टैंक अनूठे नमूने थे जो मानक सैन्य चित्रों में नहीं पाए गए थे, जिससे वे और भी रहस्यमय बन गए थे। गोपनीय सोवियत रिकॉर्डों ने कम से कम उनके उद्देश्य पर प्रकाश डालने की कोशिश की, हालांकि पूरी तरह से रहस्यों का पर्दाफाश नहीं कर सके। 1945 में एक गुप्त रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी भारी यांत्रिक हथियारों को वैकल्पिक मार्गों से भेज रहे थे जो पूर्वी बंदरगाहों से होकर गुजरते थे। इन मार्गों में व्लादिवोस्तोक और कामचटका शामिल थे, दोनों ही सखालिन से पहुंचने योग्य थे। इन रास्तों का उपयोग क्यों किया गया, यह अभी भी अज्ञात है और इस संबंध में कोई और जांच नहीं की गई है। इस बात ने हमें फिर से टैंक की चर्चा की ओर ले जाता है। इसकी संशोधन मानक नहीं थे। इस कवच युक्त विशालकाय के ट्रैक को मजबूत बनाने के लिए बढ़ाया गया था और निकास प्रणाली को विशेष रूप से संशोधित किया गया था ताकि उच्च नमक और जंग के प्रतिरोध में सुधार हो सके। जिस स्टील से यह बना था उसमें तापीय सुरक्षा के संकेत थे जो संभवतः रासायनिक या रेडियोधर्मी प्रदूषण वाली परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए किए गए संशोधनों का संकेत है। इस बीच जहाज के आसपास विभिन्न थ्योरीज घूमने लगी। उनमें से एक का दावा था कि यह एक भूतिया जहाज था, एक सैन्य डुप्लीकेट जिसे परीक्षणों या प्रयोगात्मक उपकरणों की डिलीवरी के लिए बनाया गया था। इस संस्करण के अनुसार ऐसा जहाज अपने अस्तित्व को पूरी तरह से नकार सकता था, अपने दुश्मन और खुफिया एजेंसियों की नजरों से छुपा रहता था। अन्य लोग मानते थे कि यह एक अत्यंत गोपनीय ऑपरेशन का हिस्सा था जिसे तत्काल किया गया था। मुरमांस्क से तटस्थ प्रशांत महासागर की ओर मोड़ा गया था, संभवतः खुफिया जानकारी के लीक या पनडुब्बियों की सक्रिय धमकियों के कारण। सबसे डरावनी और साथ ही सबसे रोमांचक धारणा यह थी, इस जहाज और उसके सामान को कभी वापस नहीं आना चाहिए था। यह न केवल धातु और यंत्रों को ले जा सकता था, बल्कि छुपे हुए रहस्यों को भी, जो जंग खाकर और जहाज के साथ ही गायब हो जाते जब तक कोई उन्हें लेने नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि यह जहाज सिर्फ युद्ध के अराजकता में खोया हुआ सैन्य वस्तु नहीं है, बल्कि इसे विशेष रूप से नष्ट
या छुपाया गया है ताकि यह पूरी तरह से स्मृति और मानचित्रों से गायब हो जाए। चाहे जो भी सच्चाई हो, अभी यह शांतिपूर्वक महासागर की गहराई में विश्राम कर रहा है। इसकी पहचान इतिहास और अंदेशों के बीच स्थिर हो गई है। इस महासागर में बहुत कुछ छुपा है और यही वह स्थान है जो उन सभी रहस्यों को संजोता है जो अभी तक ज्ञात नहीं हुए हैं। महीनों की नियंत्रित चुप्पी और बेदाग रिपोर्टों के बाद 2017 के अक्टूबर में सैन्य बचाव मिशन अचानक समाप्त हो गया। सखालिन द्वीप के पास पानी ऐसा लगा मानो उस रहस्यमय भूत ने अपने आप को छोड़ दिया हो। बिखरे हुए मलबे, धातु के टुकड़े और पुरातात्विक वस्तुएं सभी को सावधानीपूर्वक चिन्हित और निकाला गया। ये सभी ऑपरेशन अत्यंत गोपनीयता के साथ किए गए थे ताकि इनमें से कोई भी सार्वजनिक न हो सके। हालांकि इसके बाद भी कुछ ऐसा था जो न तो गोताखोरों को, न विश्लेषकों को और न ही उस जहाज के कप्तान को भी चैन से रहने दे रहा था जिसने पहली बार हाइड्रोलोकेटर की मदद से मलबे का पता लगाया था। बंद दरवाजों के पीछे, जंग लगी दीवारों और खारे पानी से फटी पुरानी नक्शों के पीछे जो छुपा था वह सामान्य लोगों की नजरों से पूरी तरह अदृश्य था और सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। अंदर जंग लगी कवच और समय और खारे पानी से धुंधली फटी पुरानी दस्तावेजों के पीछे एक विशेष खंड था जिसे अंदर से सील किया गया था। मुख्य ढांचे के माध्यम से उस तक पहुंचना संभव नहीं था। वह छुपा हुआ था और सामान्य निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं था। यह गुप्त खंड केवल एक असामान्य विसंगति के कारण पाया गया जो ऑपरेशन के अंतिम चरण में हाइड्रोलोकेटर पर दिखाई दी। इसी समय जहाज के मशीनरी विभाग के नीचे छिपी एक छुपी हुई कैमरा का पता चला। यह कैमरा सामान्य उपकरणों और आंखों से अदृश्य था। यदि पहले से पता न हो कि कहां देखना है तो अंदर झांकने के लिए, इसे खोजने के लिए घंटों की मेहनत, सावधानीपूर्वक संरचना का चाय चाय और क्रमबद्ध तरीके से काम करना पड़ा। यह सब जरूरी था ताकि अंदर छुपे हुए रहस्यों को समझा जा सके। अंदर पाए गए स्थान ने देखने वालों पर गहरा प्रभाव डाला। वहां फर्श पर एक कुर्सी थी जो स्टील की फर्श की सतह से बोल्टों से जड़ी हुई थी और उसके साथ सुरक्षा बेल्ट भी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उपयोग के दौरान ही पकड़ा गया हो और स्पष्ट था कि इसे पहले किसी ने इस्तेमाल किया था। पास ही जंग लगी एक पैनल पड़ा था जिसमें कई स्विच लगे थे। उनमें से कुछ सोल्डर किए गए थे तो कुछ स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति ने बदले थे। उनके डायल दिखा रहे थे ऐसे संकेतक जो पूरी तरह से उस युग की तकनीकों से मेल नहीं खाते थे जो 20वीं सदी के 40 के दशक में मौजूद थीं। ये उपकरण कोई भी तार्किक या समझने योग्य डेटा नहीं बता सकते थे क्योंकि उनके संकेतक उस समय के मानकों से पूरी तरह असंगत थे। फर्श पर एक छोटी सी कांच की कैप्सूल भी पड़ी थी जो टूटी और क्षतिग्रस्त थी, लेकिन फिर भी इतनी सुरक्षित कि उसके अंदर कुछ बहुत अजीब दिख रहा था। उसके अंदर हाथ से लिखे प्रतीक थे जो उसकी साइड सतह पर उकेरे गए थे। ये न तो अंग्रेजी के, न रूसी के और न ही किसी अन्य जात लिपि के प्रतीक थे जो मानव उत्पत्ति की पुष्टि कर सकते। इन प्रतीकों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ भी उनके सही स्रोत का पता नहीं लगा सके। इसके अलावा खोजे गए वस्तुओं में कोई मानव अवशेष नहीं था, न हड्डियां, न ही जीवित प्राणियों के अन्य संकेत। मानव उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण था कैप्सूल की आंतरिक सतह पर एक त्वचा का निशान और एक बिना नाम का ताबीज। उस ताबीज में कोई पहचान चिन्ह नहीं था, बस एक अजीब डिजाइन, एक सर्पिल जो धातु में गहरा उकेरा हुआ था। यह डिजाइन किसी भी जात प्रतीक या चिन्ह से मेल नहीं खाता था जो उस समय या उन देशों की रिकॉर्डिंग में पाया गया हो। यह अनूठा और रहस्यमय था। मेटलर्जिस्ट और धातु विशेषज्ञ इसकी उत्पत्ति, उसकी उम्र या उसके बने पदार्थ का निर्धारण नहीं कर सके। इन सभी खोजों ने उन लोगों को गहरा सदमा पहुंचाया जिन्होंने इस ऑपरेशन में भाग लिया था। इन सभी अजीब और रहस्यमय वस्तुओं की खोज के बाद टीम को आगे कार्रवाई रोकने का आदेश मिला। फिर से कैमरा बंद कर दिया गया और ऑपरेशन के दौरान ली गई सभी डॉक्यूमेंटेशन और तस्वीरें जब्त कर ली गईं और गुप्त रखी गईं। किसी भी सदस्य को यह बताने की अनुमति नहीं थी कि उन्होंने क्या देखा। जल्द ही एक डुबूता डाइवर्स सेवानिवृत्त हो गया और उसने देखा गया अत्यधिक तनाव का हवाला दिया। दूसरा बिना चेतावनी के मुर्मांस्क के एक साइट पर स्थानांतरित कर दिया गया और बाकी सदस्य चुपचाप मुख्य भूमि लौट गए। नेतृत्व के लिए तैयार रिपोर्टों में सब कुछ सामान्य कोड और सामान्य वाक्यों के रूप में लिखा गया था।
सार्वजनिक घोषणाओं में मिशन को सफल कहा गया। ऐसा दावा किया गया कि एक आर्टिफैक्ट निकाला गया जो किसी भी रुचि का नहीं था, लेकिन निजी दस्तावेजों में इस ऑपरेशन का नाम अप्रभावी रखा गया और यह मूल रूप से छुपा रहा। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर नौसेना निरीक्षण के दौरान हाइड्रोलोकेटर ने उसी क्षेत्र में कमजोर धातु की बाधाओं का पता लगाया जहां पहले दुर्घटना स्थल पाया गया था। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि जहाज अपने रहस्यों को अपने नियमों के अनुसार रखता है और कभी-कभी वह उन्हें जल्दी से वापस ले लेता है, जैसे कि अपने आप दरवाजा बंद कर रहा हो जब उसे चाहे। इस तरह का दृष्टिकोण और जानकारी का प्रबंधन दिखाता है कि वह अपने रहस्यों को नियंत्रण में रखने में सक्षम है और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में जल्दबाजी नहीं करता। समय समय पर वह अपने कार्ड खोलने का फैसला करता है, लेकिन बहुत जल्दी फिर से उन्हें बंद कर देता है, अपनी छुपाव और शांति की ओर लौटते हुए। यह उसकी खास शैली है कि वह सब कुछ सख्ती से नियंत्रित रखता है और अनावश्यक बातें नहीं खोलता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस वीडियो के दौरान हमारे साथ बने रहे। आपकी ध्यान और रुचि के लिए आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपके समय और समर्थन की सराहना करते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारा काम आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण और उपयोगी है, तो हम आपकी समर्थन के लिए बहुत आभारी होंगे, जैसे कि लाइक करना और हमारे साथ बने रहना। इससे हमें रुचिकर और उपयोगी सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही नए एपिसोड मिस न करने और सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि हमें अपने अगले वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। इस तरह आप हमेशा घटनाओं के केंद्र में रहेंगे और कुछ भी नहीं चूकेंगे।